बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने स्लोप फाइंड करनी है फर्स्ट थिंग एंड इंक्लिनेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्लोप और इंक्लिनेशन ये होता क्या है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ज़रा देखें स्लोप की अगर आसान अल्फाज में मैं इसको डेफिनेशन लिखूं तो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस। मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस। स्टीपनेस की मेजरमेंट को स्लोप कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टीपनेस क्या होता है। हमारे पास अगर लेट्स से इस तरह से एक फिगर है, इसको कहते हैं राइज और यहाँ पे ये है रन। तो स्टीपनेस होती है रेशो ऑफ राइज यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और रन जो बेस है हमारी। तो स्टीपनेस होती है रेशो ऑफ राइज ओवर रन। यहाँ से देखा जाए ये हमारे पास राइज ओवर रन। तो राइज ओवर रन की जो मेजरमेंट है ना, उसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप को एम से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो राइज देखा जाए बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और जो रन देखा जाए वो बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस को हम कहते हैं टैन ऑफ एनी एंगल। कोई अगर लेट्स से एंगल यहाँ पे अल्फा बन रहा है तो टैन अल्फा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन अल्फा का इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो स्लोप है एम वो इक्वल आ रही है हमारे पास टैन अल्फा के। अब यहाँ से जो एंगल है ना, इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं और इस एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में होता है और 0 से 180 इसके दरमियान ये लाई करता है। यानी फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में 0 से 180 में ये लाई करेगा। अगर इससे वैल्यू आगे पीछे मतलब नेगेटिव आएगी तो हम उसको 180 में से माइनस कर देंगे। तो हमने ये वाला एंगल मेजर करना है और स्लोप मेजर करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले जो इसका पार्ट है जिसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हमने सिंपली कह लिया x1 और y1 फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड को x2 y2 कह लिया। अब स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। y2 y1 के ऊपर आएगी और नीचे x2 माइनस x1। यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करके जस्ट कैलकुलेशन करनी है तो ये हमारे पास m स्लोप आ जाएगी। फॉर्मूला आपने याद रखना है। स्लोप तो अब हमने फाइंड कर लिया, अब साथ में क्या फाइंड करना है हमने, इंक्लिनेशन एंगल। तो अभी ये हमने ड्राइव किया कि टैन अल्फा किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। हमने यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एम स्लोप की जगह 1 पुट कर दिया क्योंकि एम हमारे पास 1 आया। अब ये टैन उधर जाके क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स। टैन इनवर्स आप कैलकुलेटर पे लें, आपके पास 45 आएगा। अब ये किस तरह से आया ये भी कैलकुलेटर पे देख लें। शिफ्ट और टैन को हम दबाएंगे तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स। टैन इनवर्स किसका लेना, 1 का। तो टैन इनवर्स 1 किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 4, 6 और 4, 2। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके हमने स्लोप और इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज़ पुट की। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि नीचे हमारे पास 0 आ रहा है। तो 0 जब भी किसी को डिवाइड करता है हमारे पास आंसर अनडिफाइन आता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से। और अब ये तो स्लोप आ गई हमारे पास इन्फिनिटी, अनडिफाइन आ गई हमारे पास। अब हमने एंगल फाइंड करना है, इंक्लिनेशन। तो ये रिलेशन हमने ड्राइव किया, टैन अल्फा इक्वल टू एम। एम की जगह एम की वैल्यू पुट कर दें, ये टैन इधर आके टैन इनवर्स हो जाएगा। टैन इनवर्स अनडिफाइन और या इन्फिनिटी, टैन इनवर्स ऑफ अनडिफाइन या इन्फिनिटी, ये आपने याद रखना है 90 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट पार्ट है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू। ये x1 y1 x2 y2। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास स्लोप आ जाएगी। उसके बाद इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है, उसके लिए टैन अल्फा को हमने इक्वल रख देना स्लोप के इक्वल। यहाँ पे अब आपने देखना है कि जब नेगेटिव आ रहा है हमारे पास स्लोप, तब आपने 180 में से माइनस कर देना है टैन इनवर्स 9 को, यानी ये माइनस बाहर आ जाएगा और 180 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टैन इनवर्स जब हम 9 लेते हैं, शिफ्ट टैन 9, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 83.66, मैंने लिख ली राउंड ऑफ करके।
इसको 180 में से माइनस करें, हमारे पास 96 पॉइंट समथिंग एंगल ये हमारे पास इंक्लिनेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बाय मीन ऑफ स्लोप को यूज़ करते हुए हमने बताना है द पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, कि ये जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये प्रूव करने के लिए कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हमारे पास लाई कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ए और बी की स्लोप फाइंड कर लेंगे और फिर बी और सी की स्लोप फाइंड करेंगे। अगर दोनों स्लोप हमारे पास इक्वल आ रही हैं देन हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ए और बी की स्लोप फाइंड की। अब हमारे पास ए और बी की जब स्लोप फाइंड करनी है, ये x1 y1 ये x2 y2, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, हमारे पास 4 आ गया। अब नेक्स्ट बी और सी की स्लोप फाइंड करनी है, उसको m2 कह लिया। अब हमारे पास ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, y2 9 माइनस y1 5 और x2 2 और x1 1, इनकी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, दोनों स्लोप्स हमारे पास इक्वल आ गई। सो द पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। इसका एक और पार्ट है, इसको भी हमने ये शो करना है कि पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, x और y की स्लोप फाइंड करेंगे और y और z की स्लोप फाइंड करेंगे। x और y की स्लोप के लिए वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ से अब ये x1 y1 और ये x2 y2, यहाँ से हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन a माइनस बी ओवर c माइनस ए आ गया। नेक्स्ट अब हमने करनी है y और z की स्लोप फाइंड। उसके लिए यहाँ पे ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। अब ये हमारे पास y2 की वैल्यू है, ये y2 और y1 है a प्लस बी। तो माइनस आगे दो वैल्यूज आ रही हैं इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर ली, क्योंकि इसने साइन चेंज करने हैं, जैसे यहाँ पे कर लिया। अब x2 की वैल्यू है 2c माइनस ए, तो 2c माइनस ए माइनस x1 की वैल्यू c। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये स्लोप और ये स्लोप, ये दोनों स्लोप्स हमारे पास सेम आ रही हैं। सो पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने बताना था कि जो पॉइंट है हमारे पास एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसके दो पार्ट्स हैं। फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर पैरेलल। अब यहाँ पे दो हमारे पास लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक वो लाइन जो इन दो पॉइंट से मिलके बन रही है एंड लाइन दूसरी वो लाइन जो सी और डी से मिलके बन रही है। हमने बताना है कि ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है, हमें बताया गया कि ये पैरेलल है, तो के की वैल्यू फाइंड करें। फिर बाद में इसने मज़ीद ये बताया हुआ कि ये दोनों पॉइंट्स अगर परपेंडिकुलर हो तब के की वैल्यू क्या होगी। तो पहले पैरेलल वाला केस करते हैं। आपने याद रखना है जब भी पैरेलल का जिक्र आएगा, दो लाइंस की जो दो लाइंस अगर जो पैरेलल होंगी तो पैरेलल के लिए उन दोनों लाइन की स्लोप इक्वल होती है। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। तो स्लोप इक्वल होती है तो सबसे पहले हम स्लोप ही फाइंड करेंगे। तो ए और बी की स्लोप फाइंड कर ली, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ से ये x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट कर ली। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करनी है सी डी की। तो सी डी के लिए स्लोप के लिए यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर ली। अब हमें बताया गया है कि ये जो लाइंस थी वो पैरेलल थी, तो पैरेलल के लिए जो स्लोप्स हैं एज लाइंस आर पैरेलल m1 इक्वल टू m2, तो जो दोनों स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगी, इक्वल हैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट उसने कहा कि अगर ये जो दो लाइंस के पॉइंट है, यानी जो दो लाइंस हैं, अगर ये पैरेलल नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर इस तरह से होता है ना, स्ट्रेट एंगल जो बना रहा है दूसरी लाइन पे 90 का एंगल, अगर परपेंडिकुलर है तब के की वैल्यू क्या होगी। तो हम अगर परपेंडिकुलर लाइंस है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन इक्वल टू -1, यानी m1 और m2 किसके इक्वल होगा, -1 के। पैरेलल में ये था कि स्लोप्स दोनों इक्वल होंगी, यहाँ पे ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो अब स्लोप्स हमने फाइंड की हुई हैं पहले m1 और m2, जस्ट यहाँ पे अपने इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। -9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2k माइनस 14 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हम फिर k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और दो केसेस थे, एक वो केस जिसमें लाइंस पैरेलल हैं और दूसरा वो केस जिसमें लाइंस
परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यूजिंग स्लोप्स को यूज़ करके शो डैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस अगर एक ट्राइंगल के हैं ए बी सी, ये मैंने ऊपर लिखे वर्टिसेस ए बी सी, ये तीन एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। हमने ये बताना है कि ये जो जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखें होती किस तरह से, लाइक दिस। अच्छा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आप कह सकते हैं कि 3 लाइन से मिलके बन रहा है, जिसमें से ये वाली जो 2 लाइन्स है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम ये प्रूव करते हैं कि हम तीनों की स्लोप फाइंड करें, उसमें से कोई सी जो 2 स्लोप हैं उसमें वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, क्या कंडीशन थी परपेंडिकुलर वाली, m1 m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 का होता है और 90 के एंगल को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने शो कर देना है कि जो 3 स्लोप्स हैं उनमें से 2 अगर परपेंडिकुलर हैं लाइन्स, तो अगर हम ये कंडीशन फुलफिल करवा दें m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हमें तीनों स्लोप्स फाइंड करनी पड़ेंगी, ए बी और बी सी फिर सी ए। तो जब स्लोप ऑफ ए बी की फाइंड करनी है तब इन 2 पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ये x1y1, ये x2y2, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। फिर आगे हमने बी और सी की स्लोप फाइंड करनी है। अब ये x1y1, ये x2y2, इसको हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बी सी की स्लोप आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पे हमने सी और ए, इन दोनों पॉइंट्स की भी स्लोप फाइंड करनी है। अब सी और ए, ये x1y1, ये x2y2, इसको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो ये तीनों स्लोप्स हमारे पास आ जाएंगी। एक हमारे पास आई -3/2, एक आई 7/4 और एक आई 2/3। अब हमने देखना है कि इन तीनों स्लोप्स में से कोई ऐसी 2 स्लोप जिनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आए, क्योंकि 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये हमने प्रूव करना है। अब हम देखें कि -3/2 और 2/3 इनको मल्टीप्लाई करने से -1 बन सकता है। तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया स्लोप नंबर 1 और स्लोप नंबर 3 को, m1 मल्टीप्लाई m3, इनको मल्टीप्लाई किया तो -1 बन गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो ए बी, ये ए बी की स्लोप थी और ये सी ए की स्लोप थी, कि ए बी और सी ए परपेंडिकुलर है और राइट एंगल में जो 2 लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने बताना था कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, इसको हमने प्रूव करना था। उसके लिए हमने कहा कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हमने तीनों की स्लोप फाइंड करके तो हमने देखा किसी 2 पे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन फुलफिल होती है, वहाँ से हमें पता चला कि m1 और अगर m3 को मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही थी। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये जो ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 2 pairs of point are given, find whether the 2 lines determined by these points are parallel, perpendicular या नॉन। हमने बताना है कि ये हमारे पास एक ये लाइन है जिसके ये 2 पॉइंट हैं, दूसरी लाइन है जिसके ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको हमने लेट कर लिया, एक बी सी डी का नाम दे लिया। हमने बताना है कि ये वाली लाइन जो इन 2 पॉइंट से मिलके बन रही है और एक ये लाइन जो सी और डी से मिलके बन रही है, क्या वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो पैरेलल के लिए आपने याद रखना है कि दोनों स्लोप्स इक्वल आनी चाहिए, ए बी और सी डी की। और अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि उन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आए। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा तो वो ना तो पैरेलल होगी ना परपेंडिकुलर होगी। तो सबसे पहले ए बी की स्लोप फाइंड कर ली, स्लोप अब आपको फाइंड करना आ गई होगी। फिर सी डी की स्लोप फाइंड कर ली, ए का आंसर आया 6, ए का -1/12। तो दोनों इक्वल तो है नहीं है, यानी पैरेलल नहीं है। अब क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा -1 भी नहीं आ रहा, तो ना तो ये पैरेलल है, नेदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ना ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह इसका एक और पॉइंट दिया हुआ, उसका भी यही बताना है कि ये पैरेलल परपेंडिकुलर या क्या है या कुछ भी नहीं है, तो ये आपने चेक कर लेना इजीली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि फाइंड एन इक्वेशन। इसके आगे काफ़ी सारे फिर छोटे छोटे पार्ट हैं। इक्वेशंस फाइंड करनी है, डिफरेंट उसने कंडीशन दी हुई है कि अगर एक पॉइंट है उसकी ये स्लोप है तब क्या इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये अब हमने इक्वेशन बनाना सीखना है। इक्वेशन फाइंड करें अगर जो हॉरिजेंटल लाइन है वो इस पॉइंट से गुजर रही है। तो आपने याद रखना है जब भी हॉरिजेंटल लाइन तस्करा होगा, डिस्कस होगी, तो स्लोप इक्वल टू ज़ीरो होगी। एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लोप को, तो हॉरिजेंटल लाइन पे स्लोप ज़ीरो के इक्वल होगी। अब पॉइंट गिवन है, स्लोप और पॉइंट गिवन हो तो हम स्लोप और हमारे पास पॉइंट गिवन हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं। स्लोप तो हमने ज़ीरो के इक्वल रख ली क्योंकि लाइन पर हॉरिजेंटल थी, और अब पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये आपने याद रखनी है कि y माइनस वाई वन इक्वल होता है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन के। ये आपको याद होनी चाहिए रिलेशन। जब भी हमारे पास पॉइंट और स्लोप हो तब हम ये रिलेशन यूज़ करके इक्वेशन बनाते हैं। y एज इट इज़ रहेगा, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू ज़ीरो, m स्लोप ज़ीरो, x भी एज इट इज़ रहेगा और x1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। y और x ऐसे ऐसे ही रहेगा और x1 y1 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। इनको हम सोल्व करेंगे, ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 9 ये हमने इक्वेशन बना ली जिसकी हमें उसने आगे कंडीशन ऊपर दी हुई थी। नेक्स्ट कहता है कि इक्वेशन बनाएं, वर्टिकल लाइन जो है वो गुजर ही है पॉइंट -5 और 3 से। तो एक वर्टिकल लाइन सबसे पहले देख लें। अगर ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन जो है वो y को इंटरसेक्ट ही नहीं करती। वर्टिकल लाइन ये इस तरह से होती है, ये देखें वर्टिकल लाइन मैं इधर ड्रा करूँ, यहाँ पे ड्रा करूँ, तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये y पे आ ही नहीं रही, इसमें y की वैल्यू ज़ीरो है। तो जस्ट हम x की वैल्यू लेंगे, तो x यहाँ पे क्या है -5, तो x को इक्वल रख लिया -5 के। 3 को हमने इग्नोर कर देना है क्योंकि वर्टिकल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो x को इक्वल रख लेंगे -5 के। -5 आके इधर +5 होगा, तो ये सिंपली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक इक्वेशन बनाएं जो इस पॉइंट से गुजर रही है और उसकी स्लोप ये है। तो ये हमने आगे डिस्कस किया कि जब हमारे पास स्लोप और पॉइंट हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये हमने यूज़ कर ली पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो आपने याद रखनी है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पॉइंट ये x1 y1 की वैल्यू और ये स्लोप 7 की वैल्यू, y और एक्सिस ने एज इट इज़ रहना है। अब ये 7 है ज़ाहरा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी मज़ीद थोड़ा सा इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बना लेंगे। अब ये जो 7x है इधर आके -7x हो गया, y इधर ही है तो ये प्लस रहा, -5 भी इधर, ये इसका भी साइन चेंज नहीं हुआ। 42 वहाँ से आ रहा है दूसरी साइड से, राइट हैंड साइड से, तो उसका साइन -42 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व किया, शुरू में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन लेके अब सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये वाला जो माइनस है वो ज़ीरो के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जिसका हमें पॉइंट और स्लोप का पता था। डी पार्ट है, इसमें भी पॉइंट और स्लोप बताई हुई है। स्लोप ज़ीरो है, जब स्लोप ज़ीरो है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि जब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी इक्वेशन। इसका ई पार्ट, इसमें पूछा गया कि स्लोप इसमें बताया गया कि स्लोप अनडिफाइन है और जो पॉइंट है वो है -8 5। तो इसकी इक्वेशन बनाएं। तो इसके लिए इसको मैंने दो मेथड से किया। अच्छा, पहला मेथड, ये आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है कि स्लोप इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि स्लोप अनडिफाइंड है तो जो लाइन है ना वो सिर्फ वो वर्टिकल लाइन होगी जब अनडिफाइंड स्लोप का बताया गया, जो और वर्टिकल लाइन सिर्फ एक्स को इंटरसेक्ट करती है, तो हमने एक्स को इक्वल रख लिया -8 के। ये अपने पहले भी जिक्र किया था ना कि अगर वर्टिकल लाइन हो तो उसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू ही लेते हैं, तो एक्स को -8 के इक्वल रख लिया, -8 इधर आके +8 हो गया। -8 के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन इसलिए क्योंकि स्लोप अनडिफाइंड है। ये तो हो गया एक मेथड। अब इसको एक और मेथड से हम कर सकते हैं, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें। पॉइंट गिवन है और स्लोप अनडिफाइंड है, ये y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस, ये तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म याद कर ली। अब ये वैल्यू है x1 की, ये y1 की। अब स्लोप अनडिफाइन है, यानी यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आएगा, और अनडिफाइन को हम 1/0 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ज़ीरो जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इस पूरे को ज़ीरो कर देगा, और यहाँ से 1x+8 के साथ मल्टीप्लाई होकर x+8 ही आ जाएगा, तो x+8 इक्वल टू 0 ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी।
तो इसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ज़्यादा इजीली समझ आ रही है। नेक्स्ट पूछा गया कि 2 पॉइंट्स हैं, इक्वेशन बनाएं। अच्छा, हमारे पास स्लोप, जब भी इक्वेशन बनानी है 2 चीज़ें होनी चाहिए, स्लोप और एक पॉइंट, जो अभी तक हमने डिस्कशन की जिसमें हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास स्लोप नहीं है, स्लोप हमें फाइंड करनी आती है फार्मूले से, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, जस्ट इसमें पुट करें, हमारे पास स्लोप आ गई। अब स्लोप तो हमारे पास आ गई। अब पॉइंट दो में, पॉइंट कौन सा यूज़ करेंगे? आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, -5 - 3 यूज़ कर लें या 9 - 1 यूज़ कर लें। तो स्लोप और इन दोनों में से एक पॉइंट मैंने यूज़ किया पॉइंट 9 - 1, -5 - 3 से भी करेंगे सेम आंसर आएगा। तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म ये वाली, ये आपने याद की हुई है, इसको इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से देखें, ये जब x ने इधर आना है तो -x होना है, 9 ने इधर आना है तो +9 होना है। x को हम शुरू में लिख रहे हैं अरेंज करके, अगर जब लिख रहे हैं तो -x + 7 + 16, शुरू में जब माइनस आ गया, माइनस आपने कॉमन ले लिया, फिर अंदर सबके साइन चेंज होंगे, ये वाला माइनस उधर जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमें पूछा गया कि y इंटरसेप्ट, हमें बताया गया कि y इंटरसेप्ट -7 है और स्लोप -5 है, इक्वेशन बनाएं। तो अब आपने ना ये वाली इक्वेशन भी एक याद रखनी है, y = mx + c। यहाँ पे जो m है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को और c y इंटरसेप्ट को। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें, m की जगह -5, c की जगह -7, तो y किसके इक्वल आ जाएगा? -5x - 7 के। इक्वेशन आपने याद रखनी है, जैसे हमने ये वाली इक्वेशन याद रखी, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 m × x - x1, इसी तरह ये भी याद रखनी है, y = mx + c। तो जब यहाँ पे वैल्यूज पुट की, अब x को हमने शुरू में लेके आना, तो ये इधर आके +x हो गया, y इधर, ये तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, -7 इधर आके +7 हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसके मज़ीद 2 पार्ट हैं, बताया गया y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो इसके लिए हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अभी तक हमने 2 इक्वेशंस याद रखी, एक थी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने याद करनी है, और एक हमने ये वाली y = mx + ये याद रखनी है। अब एक और इक्वेशन है जिसको एक और फॉर्म है जिसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, x/a + y/b, इसको भी हमने याद रखना है। अब यहाँ पे जो a है, इसकी जगह x इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह 4y इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यूज पुट हो गई, अब जस्ट हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम इनका आएगा 12, उसके बाद हमने थोड़ी सी जो भी इसकी कैलकुलेशन है वो हमने करी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया -4x। अब शुरू में माइनस आप ख़त्म कर सकते हैं, माइनस कॉमन लें तो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, मगर ना इस तरह भी ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। आई की वैल्यू, आई है हमारे पास पार्ट इसका, एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप दी हुई है, आगे 2 इंटरसेप्ट थे तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ की। अब हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट -9, एक्स इंटरसेप्ट -9 का मतलब है कि इस पे एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लेकिन y इसमें 0 होगा क्योंकि ये x इंटरसेप्ट है ना। तो जब भी आपको उसने कहा होगा x इंटरसेप्ट, तो आपने जो 2 पॉइंट होते हैं ना जिसमें एक वैल्यू x की और एक y की होती है, तो आपने x वाली वैल्यू -9 रखनी है, यानी x1 y1 होता है जो, और जो y वाली वैल्यू है वो आपने 0 रखनी है। और स्लोप हमें -4 बताई हुई है। अब देखें पॉइंट और स्लोप मिल गया, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी पॉइंट स्लोप यहाँ पे आना था, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट नहीं है ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y - y1 = m × x - x1। जैसे इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करें, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं यहाँ से बुक से इसकी स्टेटमेंट पढ़ूँ, फाइंड एन इक्वेशन फाइंड करें। कंडीशन दी हुई है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले तो आपको समझना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको समझना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एज पर परपेंडिकुलर उसका मतलब 90 का एंगल तो है, लेकिन बाइसेक्टर भी है। तो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर बन रहा है ना, उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, ऐसा परपेंडिकुलर
जो दूसरी लाइन जिस पे वो बन रहा है परपेंडिकुलर, उसको दो हिस्सों में तकसीम करे। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है उसको वो टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इसको उसने दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया। यानी ये वाला यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होगा। खैर हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। उसने कहा ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो किस पे बन रहा है, सेगमेंट ए बी पे। ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। आप इसकी इक्वेशन बताएं। इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसकी स्लोप चाहिए हमें, और उसका हमारे पास पॉइंट चाहिए, उस पर कोई ना कोई पॉइंट भी चाहिए ताकि हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले अगर मुझे पॉइंट फाइंड करना है, ये देखना इस लाइन पे यही एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट फाइंड करना है तो मुझे ए और बी का क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिड पॉइंट, जिससे मेरे पास इस लाइन पे एक पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि इक्वेशन फाइंड करनी है ना और उसके लिए स्लोप और पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट फाइंड करना है सबसे पहले। उसके लिए ए और बी पे क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस y2/2। इसमें वैल्यूज पुट करें, ये x1 y1, ये x2 y2, तो हमारे पास ये 6/13/2 ये वाला पॉइंट आ गया। पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इस लाइन की स्लोप चाहिए। अगर इस लाइन की स्लोप चाहिए और ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। और परपेंडिकुलर के केस में हमें पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ठीक है। अगर लेट से मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्लोप है ना, इसकी जो लाइन है इसकी स्लोप m1 है। अब m1 तो होगी, और इस m2 की स्लोप कैसे आएगी, ये m1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/m2 -1/m1, तो m2 की स्लोप भी आ जाएगी। तो करना क्या है, ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे और उससे परपेंडिकुलर वाली अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करके इस लाइन की भी स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो जब इस लाइन की स्लोप और पॉइंट दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली, जिस तरह हमने पहले भी की है अभी। तो अब हमें बेसिकली इसकी ए और बी की स्लोप चाहिए। तो ए और बी की स्लोप के लिए हमने स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, y2 - y1/x2 - x1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास स्लोप आ गई। ये तो थी ए और बी की स्लोप। हमें चाहिए इस लाइन की स्लोप जो इस पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है m1 × m2 = -1। यहाँ से हमारे पास m1 की तो स्लोप है, हमें m2 की चाहिए, क्योंकि जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसी की स्लोप होनी चाहिए। तो m2 की फाइंड करने के लिए m1 इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट की, ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -1 के साथ जाके 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब इस लाइन की -2 स्लोप आ गई। जब इस लाइन का हमने पॉइंट भी फाइंड कर लिया, स्लोप भी फाइंड कर लिया, तो अब टाइम है यूज़ करने का पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि इक्वल है y - y1 = m × x - x1। तो ये बड़ी अच्छी तरह हमें याद है, हमने बड़ी अच्छी तरह पीछे 6 से 7 पार्ट्स किए हैं जिसमें हमने ये पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की है। जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत है वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -4x उधर जाके +4x हो गया, 24 का साइन चेंज हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया गया था और कहा गया था इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप फाइंड करें। उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास इसकी स्लोप भी होनी चाहिए, इसका पॉइंट भी होना चाहिए। पॉइंट हमने मिड पॉइंट से फाइंड कर लिया, ए और बी के पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के। स्लोप के लिए हमने कहा कि हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर का ये रिलेशन होता है, यहाँ से हमने इसकी स्लोप भी फाइंड कर ली। तो जब स्लोप और पॉइंट दोनों चीज़ें आ गई तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्वेशन बनानी है हमने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6। -4 और -6 से एक लाइन गुजर रही है, उसकी इक्वेशन फाइंड करें। और वो जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है जिस लाइन के, उसकी स्लोप हमें दी हुई है। ये पहले ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लें क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें लाइन की। लेट्स सी ये एक लाइन है जो कि गुजर रहा है पॉइंट से, और पॉइंट है -4 -6। अब वो बता रहा है कि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाली जो लाइन है ना वो एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है। वो बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो परपेंडिकुलर कहीं पे भी हो सकता है।
तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसकी उसने स्लोप बता दी हुई है कि -3/2। लेकिन इक्वेशन हमने इस लाइन की फाइंड करनी है। हमें स्लोप उसने परपेंडिकुलर वाली लाइन की बताई है और कहा है कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जिस पे वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक काम तो हमारा हो गया हुआ है कि इस लाइन पे जो पॉइंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमें जस्ट क्या चाहिए, इस लाइन की स्लोप, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, स्लोप और हमें उसकी चाहिए पॉइंट। पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है लेकिन इस लाइन की स्लोप नहीं है। स्लोप उस लाइन की है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है। तो परपेंडिकुलर का हमारे पास रिलेशन पता है, m1 इंटू m2 यानी ये अगर इसकी m1 है स्लोप, सॉरी इसकी m1 है तो ये इसको m2 कह लो। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से m1 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस फॉर्मूले से m2 इक्वल टू 1/m1 हम किसकी स्लोप फाइंड करेंगे, अपनी रिक्वायर्ड लाइन की। तो इसलिए मैंने लिख लिया स्लोप ऑफ गिवन लाइन की स्लोप -3/2। लेकिन जिस लाइन की हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, -1/m1। वो इस तरह से आया -1/m1। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करके स्लोप फाइंड कर ली। ये 2 फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है तो 2 पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -1 मल्टीप्लाई ऐसे होगा ये 2 और -3 नीचे रहेगा, माइनस माइनस से कैंसिल होकर 2/3 आ जाएगा। जब पॉइंट और स्लोप आ गया तो हमने पता है हमने अब क्या यूज़ करना है, यूज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करें। ये आपने याद रखनी है, y माइनस y1 किसके इक्वल होता है, m इंटू एक्स माइनस x1 के। यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x वाली वैल्यू को इधर ले आएँ, अरेंज करें और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा यह गया था कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जिसका पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी दी हुई है। तो स्लोप हमें चाहिए थी रिक्वायर्ड लाइन की, परपेंडिकुलर वाला हमने रिलेशन यूज़ किया, वहाँ से हमने फॉर्मूला बना लिया कि इस फॉर्मूले से हम अपनी m2 की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप और पॉइंट फाइंड करके पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एक इक्वेशन फाइंड करें ऐसी लाइन की, एक इक्वेशन फाइंड करें ऐसी लाइन जो गुजर ही है 11 और -5 से। ये वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस पे पॉइंट भी गिवन है। फिर कह रहा है कि ये जो लाइन है ना वो पैरेलल है एक दूसरी लाइन के, पैरेलल होती है इस तरह से आमने सामने। कह रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है टू द लाइन, उस लाइन के जिसकी स्लोप है -24। अच्छा, परपेंडिकुलर में तो ये एक होता है ना कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। पैरेलल में होता है कि जो इसकी स्लोप है वही इसकी स्लोप है। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन अगर -24 है तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी भी स्लोप -24 होगी, बिकॉज दे आर पैरेलल। तो इस लाइन की स्लोप भी क्या होगी, -24। तो जब हमें इस लाइन की स्लोप का भी पता है, इस लाइन के पॉइंट का भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है। मैंने इसको आगे सोल्व नहीं किया, ये हमने बहुत दफ़ा पीछे यूज़ कर लिया पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज पुट करें। ये x1 y1 की वैल्यू है, यहाँ पे y1 x1 की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू पुट करें, आपका इजीली इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला भी है। कह रहा है कि कन्वर्ट करें फॉलोइंग इक्वेशंस को। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने उसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने लिख दी, यानी जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है ना हमने उसको इस तरह से मॉडिफाई कर लेना, तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने उसकी इस तरह की शक्ल बनानी है अपनी गिवन इक्वेशन की, और नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने इस तरह से बनानी है। तो ये भी हम सीखते हैं कि ये हमने किस तरह से बनानी है। ये इक्वेशन है, इसको हमने स्लोप, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म इसमें कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब ये है इक्वेशन जिसकी हमने वो तीनों चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y है, बाकी सारा कुछ हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, mx + c। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले y वाली जो टर्म है ना 15y, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। जो y वाली टर्म है वो है 15y, 15y को हम यहाँ पे रखेंगे। ये बाकी जो जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं ये दूसरी साइड पे चली जाएंगी। 8x - 3, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ y है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सारा कुछ राइट हैंड साइड पे है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का बनाने का मतलब है कि ये हमने शेप बनानी है इक्वेशन की। तो मैंने इसका सी पार्ट लिया सॉल्व करने के लिए।
अच्छा y वाली टर्म इधर रख ली। अब देखें y के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो ये 15 है वो उधर जाके दोनों इक्वेशंस के साथ डिवाइड हो जाएगा, दोनों टर्म्स के साथ, सॉरी 15 इधर इसके नीचे भी आ जाएगा और 3 के नीचे भी 15 आ जाएगा। अब 8 और 15 सेम टेबल पे नहीं आते, इसका मतलब इनकी कटिंग नहीं होती, तो 8/15 ऐसे ही रहेगा। ये 3 और 5 15 ये आते हैं, 3 1 सा 3 और 3 5 सा 15। तो ये हमारे पास देखें पॉइंट स्लोप, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। वाई एक्स और कौन सी का मतलब है कोई ना कोई कांस्टेंट। तो ये हमने अपने जो गिवन इक्वेशन थी उसको हमने मॉडिफाई कर लिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली उसकी हमने। नेक्स्ट इसकी हमने बनानी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। उसका मतलब है कि एक्सो और उसके नीचे ए का मतलब है इसकी जगह कोई ना कोई टर्म होगी, फिर बी और वाई के नीचे और इक्वल में 1 होगा हमारे पास। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स और वाई वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे रखना है, उसके अलावा जो विदाउट वेरिएबल वैल्यू है ना उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो अब हम बनाने लगे हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, एक्स वाली और एक्स वाली देखें हैं अभी शुरू में है, तो एक्स वाली को हमने पहले शुरू में रखने के लिए क्या कर लिया, हम ये वाली एक्स वाली यहाँ और वाई वाली यहाँ रहेगी ना, लेकिन एक्स को शुरू में लिखना -8x, साथ उसका साइन माइनस है, और 15y प्लस का है तो उसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3। अब शुरू में माइनस उसको ख़त्म करना है तो माइनस कॉमन ले लें, 8x - 15y = -3। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फिलहाल ये इक्वेशन बनी =3। ठीक है, रिक्वायर्ड अपनी गिवन इक्वेशन को हमने इस तरह से भी मॉडिफाई किया। लेकिन अभी यहाँ पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पे क्या है 1, 3 की जगह जब 1 बनाना है तो ज़ाहिर है तीनों को हमने डिवाइड करना पड़ेगा 3 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 बनाना है तो इसको 3 से जब डिवाइड करना है तो हम इस अकेले को नहीं कर सकते, जो हमने ऑपरेशन करना है वो सबके लिए करना है। तो इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। 3 से इसलिए किया है ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। 8/3 की कटिंग नहीं होती, तो 8/3 ऐसे ही रहेगा। 15/3 की हो जाती है, 3 5 ज़ा 15, और ये 3/3 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग समझ लें, बड़े ध्यान से करना क्या, ये है x/a, यानी x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो भी है उसके नीचे है, सॉरी कांस्टेंट, x के साथ जो भी कांस्टेंट है उसने नीचे जाना है। तो अब मैंने लिखा x, और ये जो 8/3 है ना, 3 तो पहले से ही वो नीचे है, देखें 3 पहले से नीचे है, ये जो 8 है इसको भी नीचे लेके जाना है, तो इसको नीचे इस तरह से ले जाएंगे 3/8। ठीक है, अब देखें आगे क्या है, प्लस का साइन, लेकिन हमारा क्या आ रहा है माइनस, तो हमने प्लस ही लिखा फिलहाल। y, अब 5 को नीचे लेके जाना है, तो ज़ाहिर है जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, 1 तो पहले से ही नीचे है, तो 1 के नीचे ये वाला -5 चला जाएगा, माइनस भी साथ जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस चाहिए। तो ये इस तरह से बन गया y/1/-5, यानी यहाँ पे दो फ्रैक्शंस आ रहे हैं =1। तो 2 पॉइंट फॉर्म दोबारा से समझ लें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमें चाहिए था x/a + y/b = 1। तो हमने सबसे पहले कहा कि हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x और y रखना है, तो जो इक्वेशन थी वो ये थी, इसमें x और y की वैल्यू इधर रखी, 3 उधर जाके -3 हो गया। फिर देखा कि x के साथ शुरू में माइनस का साइन आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन लेके कट कर दिया। अब हमने कहा कि यहाँ पे है 1, तो 3 की जगह हमने 1 बनाना था, तो यहाँ पे हमें 3 को डिवाइड करने की ज़रूरत थी। तो जब हमने कहा कि हम 1 को 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते, अगर 1 को करना है तो हम तीनों को करेंगे, तो तीनों को 3 से डिवाइड कर दिया। 8/3 की कटिंग नहीं होती थी, एज इट इज़ आ गया। इसकी होती थी 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, तो ये 5/1 आ गया। अब हमने कहा x के साथ तो ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है उसके नीचे है, तो 3 तो पहले से नीचे था, 8 को 3 के भी नीचे ले गए, 1 तो पहले से भी नीचे है, दरमियान में हमें प्लस चाहिए तो -5 भी साथ ही नीचे चला गया, तो दरमियान में प्लस आ गया। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। तो अभी हमने सीखा है कि किस तरह से इक्वेशन की हमने बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट अब इसके हम ये नॉर्मल फॉर्म बनाने लगे हैं, x × cos α + y × sin α = p। तो ये भी आपने बड़े ध्यान से समझनी है। नॉर्मल फॉर्म, अच्छा जी, नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना है, अपने सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लें, -8x + 3 = 0। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म में भी देखें,
एक्स और वाई है, ये अल्फ़ा वगैरह कैसे आना ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स या वाई की वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। पी अगर कोई कांस्टेंट है तो वो राइट साइड पे है। तो माइनस सबसे पहले 3 को हमने उधर शिफ्ट करना है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू है, फिर वाई की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे भी सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर 15 वाई लिख लेते हैं, और जो 3 है उधर जाके -3 हो जाएगा। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस कॉमन लिया, जो कि इस वाले माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो अभी तक हमने यही काम किया कि एक्स और वाई को एक साइड पे कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस, और कांस्टेंट को उधर भेज दिया नंबर को। अब यह एंगल्स हमने बीच में बनाने हैं, वो किस तरह से बनाने हैं ये भी देखते हैं। अब आपने इसमें याद रखना है कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू होगी आपने उसका स्केयर लेना, ठीक है। दरमियान में लगाना है प्लस, जो वाई के साथ वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू नहीं, जो एक्स के साथ कांस्टेंट होगा, जो वाई के साथ कांस्टेंट है वो है -15, आपने इसका स्केयर लेना है, और इनका ले लेना है स्केयर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करके क्या आ रहा है, 8 का स्केयर 64, माइनस का स्केयर तो प्लस ही हो जाएगा, और 15 का स्केयर होगा 225, यहाँ पे आ जाएगा 289, इनको प्लस करके स्केयर रूट लेना है 289 का स्केयर रूट 289, तुम्हारे पास 17 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, x के साथ जो वैल्यू थी उसका स्केयर, प्लस 15 जो y के साथ वैल्यू थी विद नेगेटिव साइन उसका स्केयर, स्केयर लेके इसको जब स्केयर रूट लेना है, और हमारे पास 17 आएगा। अब इस 17 को सबके साथ हमने डिवाइड कर देना है अपनी इस इक्वेशन में, 8x/17 -15/17 y = 3/17। तो अभी तक हमने क्या किया, x और y को सेपरेट किया, और वहाँ से हमने इक्वेशन बनाई थी। उसके बाद क्या किया, x वाली वैल्यू का स्केयर माइनस प्लस y वाली वैल्यू का स्केयर और स्केयर रूट, और जो आंसर आया उसके साथ तीनों को डिवाइड कर दिया। तो अभी तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास x के साथ वैल्यू होगी, x के साथ क्या है 8/7, इसको लिख देना cos अल्फ़ा के इक्वल, cos अल्फ़ा = x/17, और जो y के साथ वैल्यू होगी उसको लिख देना sin अल्फ़ा के इक्वल, sin अल्फ़ा = -15/17। ये दो इक्वेशंस, ये दो हमने इक्वेशंस अभी बनाई हैं। हम बेसिकली हमें अल्फ़ा एंगल चाहिए, हमें पता है कि tan अल्फ़ा इक्वल होता है sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा के, ठीक है। अब sin अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -15/17, और cos अल्फ़ा की हमारे पास 8/17। ये कैसे आई थी, जो x के साथ है वो cos अल्फ़ा, जो y के साथ है वो sin अल्फ़ा विद माइनस साइन। अब यहाँ 17 से कैंसिल हो गया, -15/8, 15/8 को अगर करें -15 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हमारे पास आ रहा है tan अल्फ़ा = -1.875। हमें ये चाहिए अल्फ़ा, तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1.875, हमारे पास अल्फ़ा आ गया tan इनवर्स -1.875। अब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे अब सबसे पहले अपना ना ज़रा क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि हमारे पास आया है अल्फ़ा = tan इनवर्स और -1.875, ठीक है। अब जब भी नेगेटिव वैल्यू आए हमने उसमें से ज़ाहिर किसी ना किसी में से उसको माइनस करना है, या तो 180 या 270 या 360। तो अब ये कैसे पता चलेगा किस में से माइनस करना है, तो एक तरह आप ये समझ लें कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जो अपनी अगर हम देखें इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें y की वैल्यू देखें नेगेटिव है, y नेगेटिव होता है यहाँ पे, यहाँ कहीं, और x है पॉजिटिव, x पॉजिटिव होता है यहाँ। तो ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है। लेकिन अब हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो एंगल होता है वो 360 एंगल होता है। तो अब हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 360 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है जहाँ पे 360 तक एंगल होता है। ये 0, 90, 180, 270 और ये 360, 90 अगर ऐड करते जाएं तो 360 में से माइनस करेंगे tan इनवर्स 1.875, ये माइनस का साइन फिर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि tan इनवर्स शिफ्ट को दबा के आपने 10 को दबाना 1.875, तो 360 में से हमने क्या माइनस करना है 61.9। आप एक वैल्यू लिख लें पॉइंट के बाद,
360 माइनस 61, एक और लिखने ताकि कैलकुलेशन एक्यूरेट हो जाए, 61.93, तो ये हमारे पास आ जाएगा 298.07, ये हमारे पास अल्फा आ गया। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की वो ये कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूँ। हम बना रहे हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए अभी तक हमने क्या किया कि जो इक्वेशन थी उसमें एक्स और वाई को अलग कर लिया और पी बेसिकली परपेंडिकुलर है, उसको हम दूसरी साइड पे ले गए। अब क्या किया था कि एक्स के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर लिया, वाई के साथ जो वैल्यू उसका स्केयर लिया, इन दोनों को प्लस करके स्केयर रूट लिया तो हमारे पास 17 आ गया, ठीक है। अब इस 17 के साथ हमने तीनों को डिवाइड कर दिया, 8/17, 15/17, 3/17। अब हमने कहा कि जो x के साथ है वो cos अल्फ़ा के इक्वल होगा, जो y के साथ वैल्यू है वो sin अल्फ़ा के इक्वल होगी। हमें पता है कि tan अल्फ़ा जो इक्वल होता है वो sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा के इक्वल होता है, तो हमने उसको लिख दिया। sin और cos की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, यहाँ से 17 से कैंसिल होकर हमारे पास tan अल्फ़ा आया था -15/8। हमें चाहिए यहाँ से अल्फ़ा, तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लेने पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, वहाँ से हमने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो हमें 360 में से माइनस करना पड़ेगा। 360 में से जब माइनस किया तो हमारे पास अल्फ़ा ये आ गया 298.07। अब देखें ये जो कॉज अल्फ़ा है यहाँ पे x के साथ क्या था, इसको हमने कॉज अल्फ़ा अगर कहा है तो कॉज यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कर दें 298.07, ये 18/7 क्या था, कॉज अल्फ़ा, तो 18/7 की जगह मैंने कॉज अल्फ़ा लिख दिया और ये वाला x एज इट इज़, ठीक है। ये वाला माइनस जो है -15/7 ये क्या था, साइन अल्फ़ा, -15 इस इक्वेशन पे हम फोकस करें हम, ये -15/7 क्या था, साइन अल्फ़ा, इसकी जगह साइन अल्फ़ा लिख दें, प्लस ही लिखेंगे क्योंकि माइनस हमने साथ ले लिया था, तो प्लस साइन, लेकिन अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू लिख लें, और इक्वल में हमारे पास क्या था 3/17। जस्ट इस इक्वेशन को हमने याद रखा है कि जिसमें हमने 18/17 को कोज अल्फ़ा कहा था, तो कोज अल्फ़ा यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कोज अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और एक्स एज इट इज़, फिर -15/17 की जगह साइन और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और साथ में वाई भी आएगा और इक्वल टू 13/17। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन गई इस तरह से। अगेन मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ कि नॉर्मल फॉर्म किस तरह से बनानी है। जो भी इक्वेशन होगी उसमें एक्स और वाई को सेपरेट कर लिया और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे ले गए, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू का स्केयर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्केयर, जो आंसर आया उसके साथ तीनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो एक्स के साथ वैल्यू है वो कॉस अल्फ़ा के इक्वल, जो वाई के साथ वैल्यू है विद देयर साइन वो साइन अल्फ़ा के इक्वल। अब हमारे पास दो एंगल्स हैं जिसको हमने एक बनाना है, तो tan अल्फ़ा हमारे पास इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, तो जब हमने साइन ओवर कॉस की वैल्यूज पुट की 17 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आया -1.875। यहाँ से हमें अल्फ़ा चाहिए था तो tan उधर जाके tan इनवर्स हो गया। tan इनवर्स के अंदर माइनस वैल्यू थी, नेगेटिव वैल्यू थी, इसका मतलब इसको किसी में से हमने माइनस करने की ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो फिर आपको उसको एज इट इज़ ही tan इनवर्स ले लेंगे, लेकिन माइनस आई है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा पॉइंट, तो 360 में से माइनस कर दिया। बाकी जो इसके दो पार्ट है उसमें से किसी में आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि tan इनवर्स नेगेटिव आ ही नहीं रहा, बस इस पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे आप याद रख लें 360 में से आपने माइनस करना है तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। जब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तब इस पर फोकस करना है। x/17 किसके इक्वल था, कॉस अल्फ़ा के, तो x/17 की जगह लिख लिया कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और ये वाला x एज इट इज़, फिर -15/17 इसकी जगह लिख लिया साइन अल्फ़ा, साइन एज इट इज़ आ गया और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और ये वाला y और ये 3/17 एज इट इज़ आ गया, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग मुझे उसी टाइम इसको होप सो आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आई होगी, नॉर्मल फॉर्म किस तरह से बनाई है। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी आप ज़रूर पूछिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने पूछा हुआ है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक दीज लाइन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर या नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब हमें लाइंस दी हुई हैं, आगे हम पॉइंट्स का चेक कर रहे थे स्लोप
कि पॉइंट दिए हुए उन दोनों की स्लोप फाइंड करते थे, फिर हम चेक कर लेते थे कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अब वो लाइन दे के कह रहा है कि बताएं कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो लाइन की स्लोप फाइंड करना हमने सीखनी है। आगे हमने जो स्लोप फाइंड करना सीखी वो पॉइंट की थी, जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे कि y2 - y1 ओवर x2 - x1। लेकिन अब यहाँ पे लाइन है, तो लाइन को सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, 2x शुरू, x हमेशा शुरू में आएगा, ये y इधर ही है, ये दूसरी साइड से है ना, राइट हैंड साइड से, इसलिए इसका माइनस साइन हुआ है, और ये 5 इधर आके -5 हो गया। ये ऑलरेडी अरेंज है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट क्या चाहिए, इन दोनों की स्लोप। अगर स्लोप इक्वल आ गई तो वो पैरेलल होगी, अगर स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा होगा तो वो परपेंडिकुलर होंगी, और अगर इन दोनों में से कोई केस ना हुआ तो वो नेदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले तो स्लोप चाहिए, तो लाइन की स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ये माइनस फॉर्मूले का। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जो x के साथ वैल्यू है -2, और कोफिशिएंट ऑफ y जो y के साथ वैल्यू है 3, ये माइनस फार्मूले का था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 आ गया। अब इस लाइन की स्लोप भी चाहिए, इसका भी माइनस फार्मूले का, कोफिशिएंट ऑफ x 3 और कोफिशिएंट ऑफ y 2, तो कोफिशिएंट x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें वैल्यूज पुट की। अब देखो देखने में पता चल रहा है दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं है, यानी पैरेलल वाला केस तो गया। परपेंडिकुलर चेक करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2/3 मल्टीप्लाई -3/2 -1 के इक्वल आ गया, तो लाइन्स परपेंडिकुलर है। अगर ये केस भी ना आता तो आपने कह देना था कि नेदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की जो पॉइंट से गुजर रही है -4/7, और वो पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसकी हमें इक्वेशन दी हुई है, ये 2x - 7 + y इस लाइन की इक्वेशन है। सॉरी कैमरा वहाँ पे नहीं था, मैं दोबारा बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका पॉइंट ये है, और साथ में बताया गया है कि ये वाली लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल है जिस लाइन की इक्वेशन ये है। तो खैर हमें इक्वेशन इस लाइन की चाहिए, तो जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसका पॉइंट होना ज़रूरी है और उसकी स्लोप होना ज़रूरी है। पॉइंट तो इसका है लेकिन स्लोप नहीं है, तो इसकी स्लोप कैसे आएगी, अगर इसकी स्लोप फाइंड कर लें और दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों की स्लोप्स भी इक्वल होंगी। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन गिवन है, तो जब इसकी इक्वेशन गिवन है तो इसकी हम स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो वो किसके इक्वल होगा, फार्मूला मैंने आपको इक्वेशन से स्लोप फाइंड करने का फार्मूला बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -7, ये नीचे रख लिया, माइनस माइनस से कैंसिल, 2/7 आ गया। अब दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो इस लाइन की भी स्लोप क्या होगी, 2/7। जब इस लाइन का पॉइंट भी हमारे पास है, स्लोप भी है, तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें, जो पीछे हमने कितने क्वेश्चंस में यूज़ की है। अब इसकी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि एक ऐसी लाइन है जिसकी इक्वेशन चाहिए, और वो जो लाइन है वो पॉइंट 5 - 8 से गुजर रही है। तो वो कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ज्वाइन ऑफ, वो इन दोनों पॉइंट से बन रही है, यानी ये जो लाइन परपेंडिकुलर है ये AB से बन रही है। हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उस पर 5 - 8 पॉइंट है। अच्छा, इस लाइन का पॉइंट तो है, इस लाइन की स्लोप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AB। ये लाइन AB से बन रही है तो स्लोप ऑफ AB फाइंड कर लिया हमने, ये x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। अब हमें इस लाइन की स्लोप से इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जिसकी इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन की स्लोप हम परपेंडिकुलर वाला केस यूज़ करेंगे कि ये दोनों अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप अगर m है और इसकी स्लोप m1 है, तो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के। अब m1 यानी इसकी स्लोप तुम्हारे पास है लेकिन m नहीं है, इसकी स्लोप नहीं है, तो m1 इधर रहेगा और ये वाला m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, m1 हमने फाइंड किया हुआ था, m1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाली जिसकी स्लोप हमने फाइंड किया। इसको आप कुछ भी कह लें, m1 m2 कह लें, लेकिन ये याद रखना है कि जिसकी स्लोप आपने फाइंड की है ना वो उसने दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होना है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया m = -1/m1। तो यहाँ से हमने अपनी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी फाइंड कर ली। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन किसके इक्वल होगा, -1/m1।
और m1 वही ए बी की स्लोप है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी। तो यहाँ से हमने जब स्लोप फाइंड कर ली तो जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी उसका पॉइंट भी आ गया, उसकी स्लोप भी आ गई। तो जब पॉइंट हो और स्लोप हो तो क्या करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, ये आगे बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी कि किस तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करनी है। ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, x और y एज इट इज़ रहेगा। इसकी आप लोग कैलकुलेशन खुद करें और इंशाल्लाह ताला आपकी इक्वेशन बन जाएगी। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हुआ इस पूरी एक्सरसाइज में तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।